हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। आ रही है मेरी आवाज़? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ चेक करें। अरे, हाय सागर, हेलो। क्विक अटेंडेंस दे दे यार, 2 दिन बचे हैं। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, है ना। हेलो हेलो हेलो, बहुत सही। तो बच्चों, हाय अंश। अरे विष्णु जी भी हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रांशु, ऋषि, वैष्णवी। आई थिंक आज का जो पेपर डिस्कशन है वो काफ़ी, मतलब आराम से हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था पेपर देख के कि हाईली डुएबल, है ना। तो कैसा हुआ आप लोगों का पेपर, फटाफट बताएं। हाय हर्षल, मोहित, हर्ष, न्यू बच्चा। हाय हिमांशु, नमस्ते बेटा। हाय अंजलि, सूरज, जिगर, ध्रुव। बहुत बच्चे हैं यार, आज बड़ा मज़ा आएगा। ओ माय गॉड, सर आ चुके हैं यार। और कौन दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पर? अगर नहीं दिख रहा हूँ तो प्लीज़ रिफ्रेश करिए। 50, 72 फिजिक्स हार्ट था, देखते हैं। तो बच्चों, आज का जो पेपर डिस्कशन है वो AIMT के ऊपर है। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। हेलो तरुण। तो पहले मैं एक जनरल एडवाइस ज़रूर दे दूं, ये तो मेरे बारे में सबको पता ही होगा। होपफुली माय नेम इज़ आशीष गुप्ता, डिड माय बीट फ्रॉम IIT बॉम्बे। अच्छे मार्क्स और रैंक थी बच्चों, बट बिल्कुल घमंड भी नहीं, घमंड नहीं है ना। घमंड नहीं है, तो ये ध्यान रखें। खैर, अपन आते हैं इस पेपर पे। मुझे क्या लगता है कि ये जो पेपर था, अगेन 4-5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही, मतलब डायरेक्ट थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आप बड़े आसानी से उनको आंसर कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड पेपर बिफोर योर मेंस, है ना। मतलब अ, हाँ, तो अगर आप
वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपको ये पेपर करने में ज़रूर मज़ा आया होगा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी भी थे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। नाउ करते हैं अपन एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। और मतलब मेरा ये इंटेंशन रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अब 2 दिन बचे हैं ना, जैसे जिन बच्चों का भी आई थिंक कल भी मैंने पूछा था, परसों भी पूछा था, कुछ का 24th को है, 25th को है, 23rd को भी शायद एक आध दो का है। बट ध्यान ये रखिएगा, नया चीज़ पढ़ने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपने अभी तक करे हैं पेपर अटेम्प्ट, उनमें क्वेश्चंस को रिवाइज करें। जो गलतियां आप यूजुअली करते हो उनको रिवाइज करें। तो आई थिंक ये 2 दिन जो हैं, 2 3 दिन आप वैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और केमिस्ट्री तो देखो है ना, वो तो आपको रिवाइज करते ही रहना है, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो डेफिनेटली फिजिक्स में आप सिर्फ पुराने जो आपने कर रखी हैं चीज़ें उनको रिवाइज करिए, जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करिए, है ना। 2 साल की जर्नी या कुछ की 3 की भी हो गई होगी, तो 3 साल की जर्नी, 2 साल की जर्नी में जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करिए कि जब आपने अच्छा किया और आपका माइंडसेट उस तरह से अच्छा रहे, है ना। नींद सही से लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगेन आपको बस इक्वेशन सही से बनानी थी। इस तरह से मास पड़ा है और ये दूसरा मास है, उसको अगर आप ऊपर फेंक देंगे एक मास को √6 GL से, तो पहले तो बच्चों क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत पास पास है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो ये जब बॉल टाइट होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी √6 GL नहीं रहेगी, है ना। नींद तो आ ही नहीं रही है बेटा, आनी चाहिए नींद, है ना। कोई दवाई ववाई भी आती है जिससे नींद आ जाए, तो 1/4 ऑफ दैट टैबलेट ले लेना, तो नींद आ जाएगी, ठीक है। पूरा मत लेना, पता चला सोते ही रह गया, ठीक है। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन भी आती हैं, अपन उस तरह की स्लीप डिप्रिवेशन में न रहें कि नींद ही ना आए। तो है ना, मतलब ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, बट ये मतलब मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ ऐसा आती है कि छोटी सी टैबलेट आती है, तो उससे नींद आ जाती है, बट 1/4 लेना उसका, है ना, तो उससे अच्छी नींद आ जाएगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि नींद में ही रह गए। तो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी निकालो पहले, आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ½ mv² अगर मैं निकालूँ पहले इसका, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 mgl। उसमें से mgl तो खा गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खा गया, तो बच्चों ये 2 mgl बचा, तो 2 mgl एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ½ mv²। और यहाँ पे जो v डैश है वो आ गई √4 GL। बट बच्चों ये भी अंतिम वेलोसिटी नहीं होगी इसकी, क्योंकि झटका मारेगा ये रस्सी। तो देखो ये लेंदी क्वेश्चन हो गया। अब ये जैसे ही झटका मारेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल अप्लाई एन इम्पल्स ऑन द लोअर बॉल एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद v डबल डैश। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो m इंटू वी डैश इज इक्वल टू 2m इंटू वी डबल डैश। तो उसे v डबल डैश आ जाएगा आपका v डैश बटा 2, ये हो गया √GL। और फिर आप आखिरी स्टेप लिखोगे। अब ये दोनों बच्चों बॉल्स जो हैं दे आर गोइंग अप विद v डबल डैश, एंड ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर तो उठा हुआ ही है। तो बच्चों आपको बताना है कि कितना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये अगर मैं हाइट h ले लूँ, तो अपन क्या लिख देंगे, लॉस इन के ई इज इक्वल टू गेन इन पी ई, ठीक है। तो लॉस इन के ई क्या हो जाएगा बच्चों, ½ m v डबल डैश का स्क्वायर, बट अब ये टोटल मास हो जाएगा, है ना। तो सेम मास है तो 2m ले लेना यहाँ पे, इज इक्वल टू गेन इन पी ई। गेन इन पी क्या हो जाएगा, 2m इंटू जी इंटू एच माइनस 2m इंटू जी इंटू L/2, ठीक है, इस तरह से। हाँ वी कॉम, हाँ ये बोल सकते हो बेटा, एजे सही बोल रहे हो। कॉम के फ्रेम में भी कर सकते हो, बट फिर आपको हाइट तो बच्चों ग्राउंड फ्रेम में ही निकालना है ना यार। तो कॉम के फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें कॉम की हाइट कैसे निकालोगे फिर उसमें, ठीक है। मतलब कॉम के फ्रेम में या तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, बट वो झटका इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो कॉम के फ्रेम में, तो झटका खाएगा जब तब इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। देखो इसमें मैंने ग्राउंड फ्रेम से ही किया है, मैं 4 स्टेप करे इसमें, ग्राउंड फ्रेम में 4 स्टेप, एक एक करके सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। पहला स्टेप बता रहा हूँ, मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला स्टेप है कि जब इसको ऊपर फेंका, तो जब रस्सी टाइट होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये मैंने निकाला √4 GL। दूसरा स्टेप क्या है, जब झटका मारेगा तो उस वक्त बच्चों आपको मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व करोगे आप, तो मोमेंटम कंजर्व करके आपको यहाँ पे v डबल डैश आएगा। तीसरा स्टेप कि जब आप इन दोनों का सिस्टम ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे देखना है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो पहले से ही कुछ ऊपर उठा हुआ है, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है। तो आपको ध्यान से लिखनी है इक्वेशन, और जो इक्वेशन लिखोगे दैट इज द लास्ट स्टेप,
वो हो जाएगा लॉस इन के ई, जो सिस्टम का पूरा के ई है वो जीरो हो जाएगा, एंड गेन इन पी, है ना। तो एच हाइट पे मान लो सेंटर ऑफ मास, और पहले वो L/2 हाइट पे था, तो लॉस, सॉरी गेन जो भी हो रहा है पी में, दैट इज इक्वल टू लॉस इन के ई। ठीक है, हाँ लेंदी है, दिस इज लेंदी, आई वुड नॉट हैव रिकमेंडेड यू टू डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट डेफिनेटली आई वुड हैव ट्राइड, मतलब मैं इसको छोड़ता तो नहीं यार। इतने देखो, ये मैकेनिक्स जो है ना वो दिल के बहुत पास होता है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं कि यार इसको छोड़ तो नहीं सकते, जैसे ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। दिस इज अनदर लिटिल बिट लेंदी, दिस इज अनदर लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन, राइट। तो ये क्या है ना, ये फिर भी मैं करता इसको, क्यों? क्योंकि ये यार कभी ना कभी आपने डेफिनेटली किया होगा, आपने ये कभी ना कभी डेफिनेटली किया होगा। जैसे ही आप फ्रिक्शन लगाओगे, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे राइट में वही फ्रिक्शन लग जाएगा। और बच्चों अब आप एक्सेलरेशन मानोगे तो इसका ए ले लो, इसका एल्फा ले लो, और इसका A1 ले लो। तो चार इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा, देखते हैं चार इक्वेशन कौन सी बनेंगी। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और क्या बनेंगी? फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू एल्फा। फिर क्या बनेगी यहाँ पे? F इज इक्वल टू m इंटू A1। ओ माई गॉड, अब रोलिंग की इक्वेशंस बनेंगी। तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट कॉन्टैक्ट एक ही है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट अगर एक ही है तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी रोलिंग की? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सबको ये आना चाहिए। यहाँ पे A राइट में है और R अल्फा पीछे है, तो A माइनस R अल्फा हैज़ टू बी इक्वल टू A1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रोलिंग। तो यार ये करके तुम सी आंसर निकाल लोगे क्या इसका? आई होप अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो यार सबके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, जो आप करेंगे दाएं हाथ से ही, बट हो जाना चाहिए, राइट। आई होप दिस विल बी नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसमें कोई डाउट किसी को भी, कोई भी इक्वेशन में कोई संकट हो तो मेरे को बताएं। आई थिंक एनआईटी अगर तुम्हारा एम है तो तुम अगर अच्छे एनआईटी ठीक ठाक ब्रांच कर रहे हो तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम्हारे 130 प्लस मार्क्स है तो, है ना। जनरली मेरा ये रहता है कि इसमें अगर 45% के ऊपर मार्क्स हैं तो बहुत प्यार से आपको एनआईटी मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपके 110 मार्क्स के भी ऊपर हैं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट उसमें फिर वही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा एनआईटी मिल पाए। यार इसमें समझ में नहीं आने वाला कुछ है ही नहीं। दिस इज ट्रांसलेशन फॉर डिस्क, ट्रांसलेशन फॉर डिस्क, दिस इज रोटेशन फॉर डिस्क। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा तो आना चाहिए ना यार। लास्ट इक्वेशन, अच्छा लास्ट देख लो, लास्ट देखो रोलिंग की इक्वेशन क्या होगी, वापस से लास्ट लास्ट वाली इक्वेशन देखो भाई। यार लास्ट इक्वेशन में स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा? जब इन दोनों बिंदुओं का, जो मैंने ब्लू कलर के दो डॉट बनाए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। तो वो बच्चों क्या होगा, इस वाले ऊपर वाले बिंदु का एक्सेलरेशन क्या होगा? A माइनस आर अल्फा। क्यों? क्योंकि बच्चों आर अल्फा पीछे है, A आगे है, तो A माइनस आर अल्फा राइट में। और नीचे वाले बिंदु का एक्सेलरेशन क्या है? राइट में A1, क्योंकि वो प्लैंक के ऊपर है ना। तो रिलेटिव मोशन जीरो होने के लिए इन दोनों को तुम इक्वेट कर दो, तो ये तुम्हारा चौथा इक्वेशन दे देगा। बच्चों इंग्लिश में क्लास है यार, दिस क्लास इज इन इंग्लिश, सो डोंट स्पैम, है ना। इंग्लिश वाली क्लास परफेक्ट इंग्लिश नहीं है, जो नेचुरल टंग है वही चलेगी, है ना। बहुत नींद आती है ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त, मुझे भी आती थी, बट फिर जब मुझे 4 मार्क्स का लड्डू दिखता था ना तो नींद पता नहीं क्यों उड़ जाती थी, है ना। थर्ड इक्वेशन इज द इजीएस्ट इक्वेशन इन दिस यूनिवर्स। अगर तुम प्लैंक लो और उस प्लैंक के ऊपर फोर्स देखो कि मात्र एक फ्रिक्शन है, और इसका मास बच्चों एम है, और इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो यार न्यूटन जी की आत्मा को तुम संकट में नहीं डाल रहे क्या? ऐसे उनको दर्द हो रहा होगा यार इस टाइम पे, अगर तुम्हें ये थर्ड इक्वेशन ही चमकी तो। हाँ, क्या बोलते हो यार? थर्ड इक्वेशन ऐसा लग रहा है क्या देख के कि नहीं होना चाहिए? इससे इजी इक्वेशन और क्या हो सकती है? न्यूटन जी को बहुत दर्द हो रहा होगा इस टाइम पे। आपने देखा वॉल्टन ल्यूविन सर जो है, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है, जेई मेंस जो दे रहे हैं बच्चे उनको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए, है ना। तो वो लोग तक उनको भी पता है यार जेई के बारे में, तो न्यूटन जी की आत्मा तो बिल्कुल उनको हिट होता होगा कि यार जेई जेई एग्जाम होने वाला है ना। जेई इज सच ए पॉपुलर एग्जाम, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ओलंपियाड होता है तो कुछ नहीं, बट जेई जेई पेपर होता है ना बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, है ना। हाँ भाई, ठीक है। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ें।
तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला मैकेनिक्स जिन लोगों के दिल के करीब होता है वो उनको जनरली यार ये क्वेश्चंस करने का बहुत इच्छा होता है, मतलब ऐसा छोड़ने वाली इच्छा नहीं आती अंदर से, है ना। ध्यान क्या रखना होता है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स का भी एक कंपोनेंट आएगा, तो डेफिनेटली ध्यान रखना है आपको कि एफ ई ये एंगल 30 है ना, तो एफ कॉस 30 ऊपर लग गया और एफ साइन 30 नीचे लग गया। एम जी साइन थीटा जो है एम जी साइन 30 वो डाउन द प्लेन आ गया, एम जी कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा बन गया। अब जो मेरा फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वो कैसे लगेगा भाई, ऊपर की तरफ जाने की इच्छा होगी ना इसकी, तो फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लगेगा, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू के, एक्सेलरेट तो कर ही रहा है ना, एक्सेलरेट तो कर ही रहा है बेटा, इसमें सिली मिस्टेक मत करना यार कभी भी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करना अपने मार्क्स के लिए बहुत ही खतरनाक है, राइट। तो इसमें जब आप इक्वेशंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 माइनस एम जी साइन 30 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। और नॉर्मल जो है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन, तो एन चाहिए आपको, तो एन को आप पटक देना यहाँ पे एम जी कॉस 30 प्लस एफ साइन 30 हो जाएगा। आई होप इसको सॉल्व करके डी आंसर आ रहा होगा, और काफ़ी सारे बच्चों ने किया भी है, बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, विच इज़ ग्रेट टू सी, राइट। हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स, प्रैक्टिस मोर। ओ माय गॉड, थैंक गॉड ये क्वेश्चन पूछा किसी ने, है ना। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो भगवान पे भरोसा बना रहता है कि हमारे मार्क्स भी आएंगे, क्यों भाई, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चंस देख के मार्क्स ना आए। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया 20, मतलब रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, और थीटा बच्चों 45 डिग्री है। एफ का ऊपर लेना भूल गया, तो बेटा यही तो सब ध्यान रखना है यार, यही तो सब ध्यान रखना है। ग्रास हॉपर होता है अटफुट्टा, अटफुट्टा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, है ना, ग्रास हॉपर, ऐसे ही कुछ होता है यार। तो ये जब जी को तुम 10 रखोगे, यू आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर है यार, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर है, तो यू हो गया √2 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ लिया 45 डिग्री है, तो यू कॉस 45 कितना आ गया 1, ओ माई गॉड, ठीक है। आई ओनली कैलकुलेटेड यू नॉट यू एक्स, नाउ दिस इज वॉट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये सिली मिस्टेक किसी ने भी की तो आपके 1000 रैंक गई, है ना, एज सिंपल एज दैट। आप ये गलती करोगे, बट जो बच्चे को पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यार समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई जैसे आपने इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया, कभी वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, कभी एंगल थीटा विद वर्टिकल दे दिया प्रोजेक्टाइल में, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इजी क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे फिर बचेगा क्या पेपर में, है ना। ये तो पता होना चाहिए यार, रेंज मैक्स होता है थीटा इक्वल टू 45 के लिए, ये तो यार क्या 9th क्लास के बच्चे हो क्या यार, हाँ। ये सब यहाँ पे जो बैठे हैं सब 12th और ड्रॉपर होने चाहिए, ये 9th क्लास का बच्चा कोई नहीं होगा कि ये मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, डरा नहीं रहा, ये सच बात बता रहा हूँ, देखो सच बात कभी कभी हिट करती है, बट जिंदगी भर आपको याद रहेगी कि जो मैं बोलता था वो, है ना। हाँ, ठीक है, सच बात बोल रहा हूँ भाई। देखो मार्क्स आपको चाहिए तो इजी क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे यार, आप इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन में 1 मिनट एक्स्ट्रा लो। जैसे ये क्वेश्चन होता ना, अगर आपको ये फट 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 आपने कर दिया, बट फिर भी आपने 1 मिनट फिर से देख लिया कि यार ये सब कुछ वही किया है ना जो चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इतने पास पास है, ये √2 1 1/√2, तो मैं बड़े प्यार से इसको वापस से पढ़ लेता, आधा मिनट ज़्यादा भी लग जाता ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे इसमें 4 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना आप कि इजी क्वेश्चन को एक बार यार वापस से देख लो। देखो तुम इतने बड़े वाले स्टड तो नहीं हो कि तुम आधे आधे मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा दो, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर मैंने तो ये 30 सेकंड में कर लिया, तो एक बार फिर से पढ़ लो यार। ऐसा तो नहीं कि मतलब कैसे, मतलब क्या हो रहा होगा क्या होगा, ऐसा तो नहीं तुमने कुछ मिस कर दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रखना, है ना। तो जनरली जनता यार देखो सब नॉर्मल जनता होती है, मैं भी आपके जैसे नॉर्मल ही था, अभी भी नॉर्मल ही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अभी भी ध्यान रखता हूँ कि किसी भी तरह की गलती नहीं हो। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई वुड से दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इवन फॉर एडवांस, राइट, इवन फॉर एडवांस, राइट। तो एडवांस के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये बॉल ऐसे नीचे गई और एकदम से इसने झटका मारा, तो जब ये झटका मारेगा, ठीक है,
जब ये झटका मारेगा बच्चों तो ये डिस्क भी घूमेगा, राइट। एंड दिस टाइम यू कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम, थिंक वाई। लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है बच्चों, जल्दी से बताओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व करें हम, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल अबाउट ओ, बिकॉज हिंज इज अप्लाइंग अ फोर्स, गुड जॉब। हिंज अगर बच्चों एक फोर्स लगा रहा है तो इसमें मोमेंटम उसका कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, है ना। ग्रेविटी रीजन नहीं है, ओए ग्रेविटी रीजन नहीं है, हिंज का फोर्स लग रहा है बच्चों, तो हिंज का फोर्स है ना वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, लेट्स सी। डिस्क का तो मास चलो 2m, इसका मास m है, तो m इंटू, अब इसका यार देखो कितना लेंथ दे रखा है, लेंथ 2r दे रखा है, तो √2gl होता है ना, √2gl, तो √2g इंटू 2r, तो ये आ गया बच्चों m इंटू √4gr इंटू आर, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। चेक। अरे मैं बताता हूँ जीएम बेटा, मैं जीएम बताता हूँ, बट पहले पेपर डिस्कस कर ले, फिर जनरल ज्ञान भी पहलूंगा। अभी ध्यान से देखो यार, है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस रखो, जल्दबाजी मत करो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, फाइनल क्या होगा, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू ओमेगा आर इंटू आर। प्लीज चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार समझना, और अपने आप लिखना आना चाहिए आपको। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो आई ओमेगा जो बच्चों है आई ओमेगा, तो वो आई ओमेगा यहां पे आ गया। चेक करो चेक करो, स्ट्रिंग का लेंथ 2r है, इसलिए मैंने यहां पे 2r रखा है। अरे यार ½ mv² इज इक्वल टू mgl होता है ना, तो v क्या हो गया, √2gl। अब एक मिनट देख लेने दो फिर क्या है। एनर्जी नहीं हो सकती कंजर्व, ना 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 ना, बट ऑलरेडी आर एक्सटेंडेड। ओ माई गॉड, ये बहुत ध्यान रखना था, सही बोल रहे हो यार, यहाँ पे 2r की जगह आर आएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो इस तरह की गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल सही बोल रहे हो, दिस इज गुड कि ये ऑलरेडी आर लेंथ है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मेरे को लगा बॉल यहाँ पे होगा, कोई नहीं। सही है सही है सही है सही है ना। तो इस तरह की गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, और ध्यान रखे, बाकी भी मैं चेक कर लेता हूँ, सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो क्या आ रहा है इससे, फटाफट बता दो क्या आंसर आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम बेटा इसीलिए कंजर्व्ड है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है डिस्क और बॉल सिस्टम पे, है ना, डिस्क और बॉल सिस्टम पे। एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स है ना बच्चों, इम्पल्स इम्पल्स जो है वो एनर्जी लॉस करेगा, है ना, एकदम से जब झटका मारेगा टेंशन, सो देर विल बी एनर्जी लॉस। ओके, इसीलिए आप एनर्जी कंजर्व यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसकी वेलोसिटी आ गई v, तो m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर इज r, है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर कैसे लिखी, तो बच्चों ये जब झटका मार के दोनों साथ में जब नीचे जाएंगे, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं बनाता हूं, ये जो पॉइंट है दैट इज गोइंग डाउन विद ओमेगा आर, तो यहां पे जो बॉल होगी बच्चों वो भी तो सेम वेलोसिटी से जारी होगी, तभी तो ये रस्सी टाइट रहेगी। प्लीज चेक करें, मास एम टॉर्क नहीं लगाएगा क्या, अरे वो बात की बात है, अपन ये जो आंसर निकाल रहे हैं ना बच्चों, ये उस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, सिर्फ उस इंस्टेंट पे, उसके बाद जो भी होगा टेंशन की वजह से वो होता रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। समझ गए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट, जल्दी से बताओ, कौन सा पार्ट में दिक्कत आए तो तुरंत बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं, ये पहले 4 क्वेश्चन बच्चों, पहले 4 क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग है, इनफैक्ट फिफ्थ फिफ्थ तो चलो इजी है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ½ AT², बट जब बाढ़ आएगी ना इजी क्वेश्चंस की तो बहुत जल्दी होंगे, तो ये हो जाएगा g इंटू टी स्क्वेयर, तो हमें डिस्टेंस पूछा है ना इसने,
तो डेल्टा एस बटा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी बटा जी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बटा टी। ऐसे ही करते हैं ना इसमें एरर एनालिसिस में। हाँ नहीं, हिंज फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, बट इम्पल्स जो है बच्चों, वो एनर्जी लॉस में कन्वर्ट, मतलब एनर्जी लॉस होगा उसकी वजह से, है ना। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके। हाँ, तो ये बच्चों आप सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, इनटू 100 कर देना तो परसेंट में आ जाएगा। जस्ट सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज, आई थिंक बहुत ही आसान है। डेल्टा जी की जगह रख देना 0.02 और डेल्टा टी की जगह रख देना 0.05, बाकी 10 रख देना नीचे, उसके नीचे 9.8, तो आपको 1.2 आंसर मिल जाएगा। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस इतने दूर दूर हैं कि मुझे लगेगा कि यार ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, अगर मैकेनिक्स बहुत वीक है बेटा, तो देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मेंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और जैसे अमेजोन अकेडमी के ऊपर इतने सारे टेस्ट दे रखे हैं, उसके इजी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। इजी इजी सवाल, ये भी किया हुआ होना चाहिए बच्चों का। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं कभी देखा हो। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज R1 प्लस R2, और R1 हो जाएगा आपका इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया रो एल बटा ए, है ना। ये आर नॉट हो गया 1 प्लस एल्फा 1 डेल्टा टी, और दूसरे में भी ऐसे ही लिख दो रो टू एल टू बटा ए उसका। आई थिंक एरिया दोनों का शायद सेम रखा है, सेम है हाँ। तो 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी। अब वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बना दो इसे, तो इसका मतलब रो 1 L1 एल्फा 1 बटा ए, और डेल्टा टी का टर्म यहाँ पे जो आ रहा है रो टू L2 एल्फा 2 बटा ए, इन दोनों का सम बच्चों जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप करोगे इसमें, तो एक ही ऑप्शन में माइनस साइन है, बाकी तो किसी में है ही नहीं। यार ये सोच के देखो, प्रैक्टिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि बी होना चाहिए था भाई। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा एक दूसरे के, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बनेगा ही नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो ओवरऑल इक्विवेलेंट जो है बढ़ता ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस साइन अगर एक ही ऑप्शन में था, तो फिर तो एक ही पॉसिबल आंसर है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, राइट। समझ गए? ये होना चाहिए था यार, ये तो इजी था, मतलब दिस शुड हैव बीन डन। और फिर मैं बाद में इसमें देखूंगा एंड में जाके कि कैसे, मतलब इजी जो है वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे और जो आपको करने चाहिए थे एग्जाम में। 8 पे आते हैं। अब यार ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो मैं थोड़ा सा इसको आपको मतलब एक और इसमें जो चीज़ होती है पता चलने वाली, वो मैं पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। तो जैसे इसमें Q1 Q2 Q3 है, 3 प्लेट हैं बच्चों, है ना। तो क्या आप फटाफट मुझे बता सकते हो कि जो आउटर साइड्स होंगे, फर्स्ट का लेफ्ट और थर्ड का राइट, इस पे कितना चार्ज होगा, जल्दी से बताएं। इसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है, आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज लेफ्ट में और राइट में। अगर 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तीनों पे चार्ज दे रखा है Q1 Q2 Q2, एंड अच्छी खासी जनता आई है जिसको पता है चीज़ों के बारे में, विच इज़ ग्रेट टू सी। तो डेफिनेटली बच्चों इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का आधा, और यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का आधा। तो मैं ये प्रूव नहीं करने वाला, बट होता है ऐसा। और बच्चों उसके हिसाब से फिर बाकी चार्जेस भी तुरंत आ जाएंगे, आमने सामने नेगेटिव होते हैं तो वो सब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों ये भी वही सिस्टम है। ये अगर मैं स्विच को बंद कर दूं, तो ये दोनों प्लेट मिलके एक ही प्लेट हो गई, ये दोनों प्लेट मिलके एक ही प्लेट हो गई। सो ऑब्वियसली दिस कैन बी टेकन लाइक दिस सिस्टम, एंड वी कैन ऑल्सो से बच्चों दैट इफ यू कंसिडर दिस सिस्टम, तो इस पे चार्ज बच्चों क्यू है, और इन दोनों पे मिला के चार्ज माइनस क्यू है, और इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है तीसरे पे, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, तो क्या सिचुएशन बनती है, क्या सिचुएशन बनती है, लेट मी सी। तो सम बच्चों यहाँ पे मतलब जीरो ही है, तो ये जीरो जीरो होगा, और अंदर कितना आ जाएगा इसमें, पूरा का पूरा क्यू, तो उसके सामने बच्चों माइनस क्यू होगा। एंड देयर फोर ये पूरा जो चार्ज है बच्चों लेफ्ट वाली प्लेट पे ही रहेगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि इसके राइट वाले साइड में चार्ज जीरो है, एंड देयर फोर ये राइट वाला साइड है उसका। दिस इज द राइट साइड ऑफ द मिड प्लेट, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे ये राइट साइड है जीरो, एंड देयरफॉर यहाँ पे भी क्या चार्ज है, जीरो। यार तुम एक बात बताओ, अगर मतलब दो प्लेट के बीच में एक तार जोड़ दूं, तो यार एक ही तो प्लेट है वो, फिर क्या मतलब अंतर क्या है, वही सेम पोटेंशियल पे हो गए, कंडक्टिंग तार है, सब कुछ वही है, तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ भाई देखो, ऐसा है ना, ये फंडा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता
तो फिर तो ये यूजलेस है आगे का डिस्कशन, है ना। ये सब पता होना चाहिए यार। आप अगर प्रिपेयर्ड हो थोड़ा सा मेंस के लिए, तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि सम ऑफ चार्ज का आधा यहाँ पे होता है, आधा यहाँ पे होता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, अगर अंदर वाली पे क्यू है तो उसके सामने वाली पे माइनस क्यू है, गॉस लॉ से आता है, और ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो यही सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी। तो इधर अगर बच्चों क्यू है, इधर माइनस क्यू दे रखा है सवाल में, तो सम क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो। इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज इनर साइड पे आ गया क्यू, उसके सामने माइनस क्यू आ गया, तो उसके राइट में जीरो हो गया। तो डेफिनेटली यार राइट साइड पे क्या हो गया, चार्ज जीरो। ठीक है, चलो। हो माय गॉड, अरे थैंक यू गॉड, थैंक यू, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए जो मार्क्स दिलाए, और इसमें भी मार्क्स ना आए। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको और थोड़ा सा क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, क्या बोलते हो? क्योंकि क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन कर, देखो मैंने पेपर नहीं बनाया ये, बट मुझे पता है कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सिचुएशंस दी जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्यू इनटू क्यू लिखूँ, मैं सेम काइनेटिक एनर्जी बोल ही दिया उसने, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो R1/R2 अब मैं करूँगा अगर, तो क्या आ जाएगा यार, रूट M1/M2 इंटू Q1/Q2 पटक दो क्वेश्चंस इसमें जो चार्ज और मास है, और आंसर आ गया। अब अगर आप उल्टा रेशियो ले लिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो यार मतलब देखो, you can always work on your mistakes till the last day, right? चलो गलती कर ली इस बार, अब एग्जाम वाले दिन मत करना, है ना। घमंड बिल्कुल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, बट मेरे को ये बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये नहीं मिस कर सकते आप, है ना। अगर आप सही में आप चाहते, देखो ड्रीम सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो मैं भी चाहता था यार फुल मार्क्स आ जाए फिजिक्स में, या मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे भाई, ये क्वेश्चन कैसे छोड़ोगे आप, मतलब ये अगर छोड़ोगे तो क्या करोगे फिर, है ना। ये करने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये टफ है, दिस इज टफर, है ना, मतलब दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इवन रेलिवेंट फॉर एडवांस में भी, है ना। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से जाऊँ तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। तो एन सी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस एन सी वी डी टी होता है, राइट। तो सी आ गया बच्चों सी वी प्लस ये पी अपॉन एन डी वी बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे जो बच्चों दिया है ना इसने, p इज इक्वल टू 2e⁻²v, इसको तुम d p को लिख दो nRT/v, और फिर यहाँ पे dt dv/dt निकालो। बट dv/dt एकदम से नहीं आएगा, अरे यार, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें ना। तो p को तुम लिख दो यहाँ पे nRT/v, तो t आ गया बच्चों 2v/nr e⁻²v। अब तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो इसे, है ना, डी टी बाई डी वी निकालो, निकल जाएगा। आई होप चेन प्रोडक्ट रूल करो, प्रोडक्ट रूल में फिर चेन रूल आएगा, है ना, उसको करो। तो डी टी बाई डी वी का उल्टा कर देना, तो यहाँ डाल दो आप, है ना। तो इसके बाद फिर आप पी को रखना ये वाली चीज़, और फिर आप साफ सफाई करना, तो आपको ए ऑप्शन जो है वो दिखने लगेगा। आया क्या समझ में? तो थोड़ा मैथमेटिकल है, मतलब लेंदी है ना, ये लेंदी है। और मेरे हिसाब से बस यही है कि थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत लगेगी, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं था ये, राइट। इज इट ओके टू लीव सच क्वेश्चन? फॉर श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल ओके है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो, बट ये क्वेश्चन नहीं किया तो आप महान, है ना, आप महान हो, आप महापुरुष हो, और आपसे बड़ा तो कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, आप अल्टीमेट हो, है ना। तो ये तो आपको सही करना ही चाहिए था यार, ये तो केपलर जी का सेकंड लॉ है। ठीक है सर, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा था, मैं यही तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को मुझे प्रणाम करने की इच्छा करती है। अगर वो सामने होते ना, मैं सही में चरण छू लेता उनके, ठीक है, सही में कर लेता, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को, मैं किसी से भी सीखने को तैयार रहता हूँ। आप में भी कोई कई लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छा किसी कुछ सिखा दें, तो मैं तो उनसे भी सीख लूँ। तो मैं ये भी सीखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जो एक बार भी केपलर लॉ नहीं पढ़ पाए और भी जस्ट एग्जाम देने वाले हैं, है ना।
तो ये यार करना ही था, इसको तो आप नहीं मिस कर सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। आप अगर ग्रेविटेशन पूरा छोड़ के जा रहे हो तो मेरा सजेशन है घंटे भर में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है तो आधा ग्रेविटेशन तो ऐसे ही आ गया, कुछ है ही नहीं उसके बाद तो फिर, है ना। सैटेलाइट मोशन केपलर लॉ में कुछ ऐसा है ही नहीं, राइट। और घमंड तो है ही नहीं बच्चों, वो तो आपको पता ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये कितना इजी है यार, मतलब इस, अब आप बताओ मुझे कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लें, ओमेगा अगर आप निकाल लो, ओमेगा क्या होता है, वी बाय, और वी और आर दोनों का तो फॉर्मूला रटा हुआ होता है बच्चों को, है कि नहीं। आर में क्या आता है, एन स्क्वायर बटा जेड ऐसा कुछ आता है, और ये क्या आता है, जेड बाय एन ऐसा कुछ, हाँ ऐसे कुछ आता है ना। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/n³ हो गया, तो n-3 आ गया, n⁻³ तो मैं ऑब्वियसली आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सही कर लो ना, तो भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको फिजिक्स में चैंपियन बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप, है ना, फिजिक्स आपको इतनी अच्छी लगनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये फिर से इजी क्वेश्चन है यार। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ अपनी एनसीईआरटी में है, हर कोई बताता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ बनता है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ई वी एस होता है वो आपका फाइव क्या हो जाता है, के ई मैक्स है वो, है ना। तो के ई मैक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, h⁻⁻⁵, राइट। तो यार वी एस क्या हो गया, h/e⁻⁵ तो अगर वो स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो h/e निकालना है यार। और एच भी, मतलब शराफत की गंगा देखो आप, एच भी दे रखा है और 1.6 ई भी दे दिया उसने, और मतलब ऑप्शंस इतने दूर दूर है, मतलब क्या चल रहा है, सोच के देखो आप। अभी पहले 4 क्वेश्चंस को करने में जितना मुझे टाइम लगा, उसका 1/10 टाइम इन 4 क्वेश्चंस को करने में लगा। अब अगर आप ये क्वेश्चंस पहले पकड़ के कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो जाए। यही आप पहले 4 क्वेश्चन करने में लग गए आपके आधा घंटा, तो आप तो फिर आपको लगेगा पेपर बहुत टफ है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, है ना, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें अटको, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी है ये पेपर, आप उसको कंपेयर मत करो। अगर आपके लिए ये पेपर है तो बाकियों के लिए भी ये पेपर आएगा, राइट। तो इस तरह से मत सोचो कि सर उसमें तो इतना इजी था ही नहीं, अगर आ गया तो आपको करना पड़ेगा ना, सही। चलो तो इसमें बच्चों, और 1 मिनट पहले देख लेते हैं यार बच्चे हुए क्वेश्चन, फिर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना इसी में। अब ये बच्चों, मतलब मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है गॉस लॉ के टाइम, कि यार मतलब आप याद करो ऐसा कुछ क्वेश्चन कि एक क्यूब दे दिया, एक बार उसके बॉडी के सेंटर पे रख दिया, तो फ्लक्स पूछ लेते हैं कि, है ना, हर फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q/8ε0। फिर पूछ लेते हैं कि अगर मतलब यहाँ पे रख दिया, है ना, एक साइड के सेंटर पे, तो क्या होगा। कभी पूछ लेंगे कि वो जो फेस के सेंटर पे था पिछला वाला, फिर साइड के सेंटर पे रख दिया तो क्या होगा, एक बार कोने में रख दिया तो क्या। तो इसमें हर बार जो है वो सिमेट्री का गेम खेलना चाहता है वो, है ना। तो बच्चों क्या करना है यहाँ पे अपन को, यही इसको सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्यूब ऊपर रख देंगे इसके, तो बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा दोनों में से जो फ्लक्स पास कर रहा है। तो नीचे वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q/2ε0। अब यार अगर तुम क्यू को नहीं लिख पाओगे λ × √2a, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो क्या आ रहा है इसका आंसर देखें, λ × a/√2, ये सही है क्या। 8 क्यूब क्यों लोगे यार, 8 कहाँ से लगाओगे इसमें, यार गजब ही है कुछ लोग यार, 8 कैसे लगा दोगे इसमें, है। 8 तो इस वाले केस में लगाओगे ना यार, अपना जो डायगोनल वाला कोना होता है उसमें अगर एक चार्ज पड़ा तो 8 लगेंगे ना यार। हाँ सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, केमिस्ट्री, रिलेटेड विद केमिस्ट्री, ऑल्दो आई डोंट रियली गिव दैट फीलिंग, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मैं एंड में ले लूंगा यार, अगर कोई क्वेश्चन किसी का कुछ ऊपर नीचे लग रहा है ना, बाकी, है ना, ठीक है। मतलब ये इजी क्वेश्चन, अब मतलब लाइन से लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो लाइन से, मैग्नेटिक मोमेंट, एक तार है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है ना, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू इनटू एल ऐसा कुछ होता है, तो ये लेंथ l है इसकी,
अब क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट न्यू m इंटू 2r, और l होता है बच्चों 2 पाई r, 2 पाई r नहीं सिर्फ पाई r, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है। तो कितना आ गया ये m इंटू 2l/पाई, तो ये आ गया 2m/पाई। ये नहीं किया। अरे यही तो करने होते हैं। आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो उनकी क्या फिजिक्स बहुत चैंपियन होती है? ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता चल जाता है कि मार्क्स कैसे आएंगे, सारे टॉपिक्स आते हैं उनको, और उनके जो डुएबल क्वेश्चन होते हैं ना वो तुरंत कर लेते हैं। ये क्लैरिटी उनके साथ रहती है। बच्चों पोल स्ट्रेंथ एंड्स में रहती है यार, पोल स्ट्रेंथ जो है ना वो यहाँ रहती है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना अब, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तुक्के की जरूरत ही नहीं थी, आई डोंट थिंक सो कि तुक्के की जरूरत थी। तुक्के की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी है यार, ये पहले भी आए हुए क्वेश्चन है, ये सब पुराने सवाल हैं। AI EEE में भी आया हुआ है इस तरह का सवाल बहुत साल पहले। अब जैसे ये टफ है, ये फिर से इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। कि आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो खैर सबको पता होगा, 2 पाई रूट I/mgl। तो ये I1 ले लो, और सिमिलर टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट I2/mg कैपिटल L-L, ऐसा कुछ आता है। अब फिर इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि I1 जो है सर वो क्या होगा, I0, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, I0 प्लस ML², और I2 जो होगा बच्चों वो I0 प्लस M इंटू L-L का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे, है ना, जैसे आप रखोगे और फिर इक्वेट करोगे, तो आपको I0 की प्यारी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फिर आप वापस से I0 डालना इसमें, वापस इसमें, ठीक है, इसमें पुट करना, और टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी, डी ऑप्शन। इसका फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ है नहीं फिगर में। मतलब जैसे मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ओ ये हो गया। तो एक एक्सिस हो गई 1 जिसके अबाउट उसने लटकाया, और दूसरी हो गई 2। तो ये बच्चों डिस्टेंस जो है, अगर ये L लिया है मैंने, दिस इज L, तो ये डिस्टेंस हो गया L-L। ठीक है, आप सोल्यूशन में देख लेना, बहुत प्यार से, हाँ वीडियो सारे मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इलेबोरेटिव है, दैट इज़ वंडरफुल। मतलब हमारे जो सोल्यूशंस है वो बहुत प्यारे सोल्यूशंस, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है ना सब बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों जैसे ही आप पुट करोगे, राइट, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बट मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो होता है ना कई बार अपन को अगर लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते थे, आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते तो चल जाता। √L/g बेटा गलत है, वो इसके लिए नहीं, वो सिंपल पेंडुलम में होता है, ये कंपाउंड पेंडुलम है। तुक्के से आ गया तुम्हारा सही आंसर, है ना। जिनका सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे बेटा, तुम चेक कर लेना। तुमने अगर टेस्ट दिया है तो सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे अगर टेस्ट दिया है तो। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है बेटा, अगर हम करंट कैरिंग लूप के लिए लेते हैं। अगर एक अपन मैग्नेट के लिए लिखते हैं बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, दो तरीके से लिख सकते हो ना मैग्नेटिक मोमेंट, ये है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे मतलब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, मैं कभी इसमें बूलियन अलजेब्रा नहीं लगाता, है ना। मेरे को बूलियन कभी इसमें समझ में नहीं आया कि मैं क्यों मैथ्स पढ़ूं इतनी। तो मुझे ये दिखता है कि यार अगर ये इक्विवेलेंट टू ये चार के चार ऑप्शन है, तो जॉर का तो मुझे समझ, सॉरी जॉर नहीं, नॉट, नॉट का तो कोई सेंस ही नहीं है, पता नहीं क्यों दे रखा है ना। अब यहाँ पे दो अगर इनपुट्स हैं, तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि यार जॉर में तो देखो क्या होता है, एक्सक्लूसिव और है। तो ये अगर 1 और 1 लूँ मैं ए और बी को, तो 1 और 1 का आंसर अगर 0 आता है तो जॉर होगा। नैंड में 1 और 1 का आंसर अगर 0 आता है, बट और में 1 और 1 का आंसर अगर 1 आएगा, तो मैं 1 और 1 चेक कर लूंगा। ध्यान से देखना, 1 और 1, तो यहाँ इनपुट 1 1 लिया, तो ये नैंड है बच्चों, तो नैंड में आउटपुट 0 आ गया, 1 और 1 में नैंड में आउटपुट 0 आ गया, तो 0 और 0 का नैंड में आउटपुट 1 आ जाएगा, और ये सिर्फ होगा और में, खत्म। मैंने ट्रुथ टेबल भी नहीं बनाई, ना मैंने बुलियन लगाया। अरे देखो, बुलियन अलजेब्रा जो है वो अपने आप में मैथ्स का पार्ट है अलग से, तो इतना इसको वो मत करो कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, है ना। क्यों कर रहे हो कॉम्प्लिकेट भाई, वैसे भी ये मेंस में आने वाला है, मेंस का ही टॉपिक है। तो मेंस में कोई ऐसा तो तुमसे बुलियन अलजेब्रा पे हाई फाई कुछ पूछ नहीं लेंगे, और अगर वो बुलियन पे कुछ पूछ लेंगे तो मुश्किल से 10-15 बच्चे कर पाएंगे। तो तुम मत करो ना यार उसे। देखो
देखो देखो, आप अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 और 1 का आउटपुट अगर 1 आ जाए तो सिर्फ और गेट ही उसका आउटपुट 1 देगा ना। जोर तो क्या देगा, एक्सक्लूसिव और, तो ये तो 0 दे देगा। और नैंड क्या देगा, नैंड भी 0 देगा। आप कुछ भी कर सकते हो यार, कोई भी कर सकते हो। अब 1 अगर मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ 1 और 1 हो गया, तो नैंड आपको 0 देगा। और 1 और 1 हो गया तो नैंड आपको 0 देगा। 0 और 0 इनपुट दोगे नैंड में तो फिर वो 1 देगा। जॉर गेट क्या है, पढ़ लेना यार, एक्सक्लूसिव और होता है। तो जैसे 1 1 का आउटपुट 0, 1 0 और 0 1 का आउटपुट 1 1 रहता है, और 0 0 का आई थिंक 0 रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा। जो एक्सक्लूसिवली और के तरह रहेंगे, और के लिए होंगे, वही वो आउटपुट देगा वहां पे। नेक्स्ट, YDSC, YDSE। ये भी इजी है, मतलब मेरे हिसाब से ये मैं करता है एग्जाम में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट मैं करूंगा इसको, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि इंटेंसिटी हाफ का मतलब मुझे ये सोचना है, हाफ ऑफ द सेंटर है, ओके, हाफ ऑफ द सेंटर है। तो 2I0 इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 कॉस डेल्टा फाई। तो मज़ा आता है देख के कि कॉस डेल्टा फाई आपका आ गया 0, विच एम्प्लाइज डेल्टा फाई इज π/2। डेल्टा फाई होता है 2 π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स आ गया बच्चों आपका λ/2। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उसी स्पीड से आपको भी करना चाहिए था, λ/4, सॉरी, पाई पाई कटा λ/4, है ना। और डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है डी साइन थीटा, और मैं देखो कुछ रटना वटने उस पर रखता ही नहीं हूँ, कुछ गलती होनी ही नहीं चाहिए। डी साइन थीटा में साइन थीटा y/d, तो λ/4 इज इक्वल टू, अब रख दो फाइनली, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm, तो 10⁻³ और y निकालना है, और कैपिटल डी क्या है अपना 1, खत्म, है ना। लैम्डा रख देना यार इसमें, और y आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि आप इसमें अगर रट के बैठोगे ना बहुत कुछ तो आप बहुत अटकोगे। बट वेव ऑप्टिक्स में जो हमने डिस्कस किया था क्रैश में, यार कुछ चीज़ें अपन रटेंगे नहीं, उसको समझ लेंगे और उसको फिर इंप्लीमेंट करना फटाफट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर रट के बैठ जाता बहुत कुछ तो यार मुझे दिक्कत होती, राइट। बट अगर मेरे को दिख रहा है ना ये अब कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे समझ में आ गया। और देखो इतना ईजी है यार ये, मतलब ये लैम्डा इतना गंदा दे रखा है बट उससे कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइड बाय 4 करो तो 6000 मान लो इसे, तो 15 का फैक्टर ये नहीं होगा आंसर, सोच के देखो। हाँ, मतलब इसके बाद थोड़ी सॉल्व करूंगा मैं, इसके बाद सॉल्व नहीं करने वाला। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि पिक योर क्वेश्चंस, पिक जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं सही, है ना। 0.13 कैसे आ जाएगा, इसको तुम डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.13 कैसे आ जाएगा। ये इजी है, ये इजी है। अब अगर ये, मतलब इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए फाइनल इमेज का कॉन्केव लेंस की पोजीशन पे, इसका मतलब रेज बच्चों बाहर ऐसी निकल रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है मीट करने, तो ये उसके बाद डाइवर्ज हो जाएंगी और इसमें बन जाएगी, तो वो तो सही है। बट इसमें बच्चों प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना मतलब यूज़ करना पड़ेगा। तो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1। अब ये जो है बच्चों r1, इसका हो जाएगा 10, और 1/r2 विल बी 0, है कि नहीं, चेक करना है यार। सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। और ये आ जाएगा अपना फोकल लेंथ ऑफ लेंस 20, हाँ। और फिर आप लगाओगे 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो खैर अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपन को तो पैरेलल निकालना, तो 20 पे ही तो रखोगे। ए अब निकालना कौन सा डिस्टेंस है, ए ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ओ ओ ओ ओ, तो ये तो 20 हो गया बस, और क्या करें। हाँ, पर उस टाइम दिमाग नहीं चलता बेटा, यही तो गेम है। अपन अपने आप को पुश कर सकते हैं ये सोचने में कि हम तो यार ऐसे। मैं कल देख रहा था यार, मैं पता है बहुत कम देखता हूँ इंडियन आइडल, बट मैं कल देख रहा था थोड़ी सी देर, मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें। तो कुछ चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो उसमें जो कल फ्लूट जो बजा रहे थे, जो फ्लूट बजाते हैं वहाँ पे, उनकी उनके लिए तालियां बजाई गई और स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, बिकॉज ही एक्चुअली कुड नॉट सी। Now just imagine, he is playing flute for the one of the biggest reality shows, and in fact नेहा कक्कड़ के जो म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो फ्लूट बजाते हैं। आप बिलीव कर सकते हो, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो यार, कि आपके में इतनी लिमिटेशन। लोगों को देखो आप, हाँ कम लोग कर पाते हैं अचीव, कम लोग कर पाते हैं अचीव, बट वो आप, आपको क्या लगता है आपकी क्या लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं।
देखो मेरे को पता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, ठीक ठाक है जो भी कर चुका हूँ, बट स्टिल आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सच इंस्टेंसेस। आपकी तो अभी उम्र ही क्या है, आपको तो कितना कुछ अचीव करना है अभी लाइफ में। सोच के देखो, अगर आप सोच सकते हो कि उनकी उनका माइंडसेट सोचो, ही कैन नॉट सी एनीथिंग, उनको ये भी नहीं पता चलता होगा कि फ्लूट कहाँ रखी है, ठीक है, एंड ही इज प्लेइंग फ्लूट एट वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज, जस्ट इमेजिन, है ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो यार, एफर्ट लगाओ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। नथिंग इज अनअचीवेबल मतलब इन लाइफ। हाँ, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो मतलब बहुत वर्थ इट है, बट उसके बाद यार आप क्या सोचते हो अपने आप को, ऐसा थोड़ी ना है कि सर वो टैलेंट बहुत है सर उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपकी उम्र में था, इलेवेंथ क्लास में, मेरे को आई कैप जे कैप के कैप पहली बार देखा था मैंने वेक्टर्स में, मेरे को सही में बता रहा हूँ लग रहा था मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, तो ये कोई मोड नहीं चलता इसमें कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान का, है ना, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो वो अलग बात है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ही यूनिक है, और मतलब भगवान ने एक स्पेशल दिन भेजा है मुझे, वो अलग बात है, बट अदरवाइज और घमंड बिल्कुल भी नहीं है उसका, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो और बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत मचा सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए कीप 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 पुटिंग दैट एफर्ट। नीचे बच्चों नीचे बच्चों सोर्स की तो वेलोसिटी जीरो है, और ऊपर आता है ऊपर क्या आता है, ऑब्जर्वर, है ना। तो ऑब्जर्वर यही है, मैक्सिमम मिनिमम, ये तो बेकार ऑप्शन है, सही बात है, ए और बी तो बिल्कुल ही यूजलेस है। मैक्सिमम मिनिमम रिसीव्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी बेकार है। तो आंसर जो इसका सी ही होगा, क्योंकि एक बार वो लेफ्ट में जाएगा और एक बार राइट में जाएगा, है ना। तो वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है कि ये मीन पोजीशन पे ही होगा। तो मीन पोजीशन पे निकाल लो आप, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ए ओमेगा करके, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब आप गेस करते रहो, है ना। हाँ तो तो ये बच्चों एम्पलीट्यूड दे रखा है 2, और ओमेगा हो जाएगा रूट के बाय एम, ऐसे ही कुछ होता है ना, रूट के बाय एम। तो रूट के है 100, एम कितना दे रखा है, एम दे रखा है 4, तो 5, तो 10 आ गया यार। तो प्लस माइनस 10 ऐसा कुछ होगा। तो कर लो इसको सॉल्व, 330 प्लस माइनस 10, राइट, अपॉन 330, है ना। तो उससे आपका जो मैक्सिमम मिनिमम ये सब आएगा। इसमें देखो रिपीट मैं कर दूंगा, बट ये तो इजी है ना यार, अब एक बार ये ऐसे जा रहा है, एक बार ये ऐसे जा रहा है, तो डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला होता है ना एपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा बेटा जल्दी, कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन द डैशबोर्ड, वो आ जाएगा, है ना। हाँ, अमेजोन पे जो आपका भी सब आपके लिए फ्री है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए ही है ना, डोंट वरी। ओके, इसमें और बड़े आगे क्या है देखें। अब देखो अब ये देखने को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अगर आपने कभी भी टर्मिनल स्पीड निकाली हुई है इसमें, तो आपके लिए एक्चुअली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टर्मिनल स्पीड जब होगी ना इसकी, तो आप ये बोल सकते हो सर कि यहाँ पे BVL फॉर्मूला होता है सर, BVL वो होता है EMF इंड्यूस्ड, ठीक है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो जाएगा BVL बटा R, क्योंकि बच्चों यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ऐसे, कैपेसिटर तो अलाउ ही नहीं करेगा टर्मिनल पे, वो तो बिहेव करता है ना ओपन सर्किट। और फोर्स जो होगा बच्चों होता है BIL, तो BIL क्या हो जाएगा, B²V²L बटा R, है कि नहीं। और वही फोर्स बच्चों इक्वेट करना है आपको एक्सटर्नल फोर्स के। क्या मजाक है बच्चों कि BVL, आई थिंक V की पावर 2 नहीं, L की पावर 2 है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप V देखोगे तो इसमें C कहाँ से आ जाएगा, तो C की पावर तो जीरो ही है, मतलब N इक्वल टू जीरो। हाँ, अब ये C लगाने का बस ऐसे ही है टाइम पास, कि चलो देख लेते हैं कि कुछ कुछ बच्चे देख कर ही डर जाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस भी लगा सकते थे, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस भी लगा सकते थे, ठीक है। टर्मिनल का मतलब लॉन्ग साइड, लॉन्ग टाइम। 22 में देखे क्या है, ओ माय गॉड अगेन इजी यार, मतलब ये आप अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग देखते ही थैंक यू गॉड निकलना चाहिए। आ, देखो सुनो सुनो सुनो, तो ये हो जाएगा dt/dt इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो dt क्या है, 52 माइनस 36 अपॉन 10 इज इक्वल टू के इंटू एवरेज टेम्परेचर 36 और 52 का एवरेज, 52 प्लस 36 अपॉन 2 माइनस 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 20। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, नेक्स्ट 10 मिनट्स इट्स टेम्परेचर रिड्यूसेस टू, तो 36 माइनस टी अपॉन 10 इज इक्वल टू के इंटू
36 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 20, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को और आंसर निकाल दो। एवरेज टेम्परेचर कब यूज नहीं होगा? वैसे तो कभी यूज नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी यूज नहीं करना चाहिए, बट इस केस में करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मतलब और कोई तरीका नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ई की पावर आने लगेगा, ई की पावर आने लगेगा, है ना। अच्छा, एक बात जरूर कहूंगा मैं कि फिर से इंटेलिजेंट गेस क्या होता मेरा, अगर मेरे पास टाइम कम होता, मैं सोचता कि यार अभी 10 मिनट में कितना कम हो गया, 16, है ना, तो यार 16 से तो कम ही होगा ना टेम्परेचर लॉस अब, और सराउंडिंग 20 है, तो 20 तक आने में तो इन्फाइनाइट टाइम लगेगा। अगर आप में थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो बच्चों इसमें हमको पता होना चाहिए कि यार बहुत तेजी से स्लोप कम होता है इसमें, टेम्परेचर जो है ना वो इस तरह से ग्राफ आता है, ऐसा कुछ आता है, तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उस पर पहुँचते पहुँचते इन्फाइनाइट टाइम लग जाता है। तो मैं अगर थोड़ा सा अपना, मेरा तो आपको पता ही है कि मैं अपने आप में मतलब थोड़ा सा फील करता हूँ कि नहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और अगर एन यहाँ पे इंटीजर है तो बच्चों या तो एन 3 हो सकता है, 21 जो कि बहुत इम्प्रोबेबल है, और 28 4 हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार इंटेलिजेंट गेस अगर मुझे करना है तो एन 4 ही आएगा, है ना। मेरे पास टाइम की कमी है, मैं कर लूंगा, वैसे मुझे लगेगा 1 मिनट में मेरे से तो हो ही जाएगा, बट अगर मुझे इंटेलिजेंट गेस करना होता ना तो मैं 4 पहले ही कर देता, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता, 35 हो गया, और 3 भी नहीं हो सकता, 21 इज वेरी क्लोज टू 20, सो द इंटेलिजेंट गेस वुड हैव बीन 4, राइट, समझ गए। तो ये जिन्होंने किया अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, मतलब इससे तो आ ही जाएगा आंसर, बट थिंक अबाउट इट, एक्चुअल जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ना। हाँ, तो जैसे जैसे आप इसमें टाइम बहुत इन्फाइनाइट टाइम लगेगा अगर आपको सेम टेम्परेचर पे जाना है तो, राइट। हाँ, तो ये भी तो यार शॉर्टकट ही है, ये कौन सा कोई एक्चुअल मेथड है, ये भी तो शॉर्टकट है, राइट, तो ये भी शॉर्टकट है, तो अपन इंटेलिजेंट शॉर्टकट लगा रहे हैं, है ना। हाँ, और देखो इंटेलिजेंस तो लगानी पड़ेगी यार, बिना उसके कैसे होगा, राइट। सो नाउ बच्चों यहाँ पे ये भी इजी है, फोटो देख के मत डरा करो। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से BIL, और एक लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब वो स्लाइड करने लग जाएगा तो BIL बराबर कर दो लिमिटिंग फ्रिक्शन के, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μN, और मास दे रखा है वायर का तो N हो गया वहाँ पे mg, और I क्या होगा बच्चों, BVL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और 6 वोल्ट भी है, ध्यान रखना पड़ेगा 6 वोल्ट का यार। तो देखें 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 देखें, ये किस तरफ जा रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा, शुरुआत में तो जा ही नहीं रहा, तो ये तो जस्ट चालू किया है उसने, तो चालू किया है, तो हम करंट को सिर्फ 6 बटा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना, तो ये तो जस्ट मूव करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब V तो इसका कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब तो करंट इसमें 6/R लिख दो आप, खत्म, चेक करो। ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग व्हेन आई रीच दिस क्वेश्चन। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो आप लोग अभी, इसका मतलब सही में आपने अभी बहुत ज़्यादा पेपर नहीं दिए। एग्जामिनर का एक बहुत बेसिक फंडा होता है कि एंड में छोटे छोटे सवाल, इजी सवाल चिपका दें एंड में। आप हमेशा देखना पेपर के एंड में 3-4 क्वेश्चन में से 2 पक्का इजी होंगे, ऐसे होंगे जो 2-3 मिनट में हो जाएंगे आपसे, तो इसलिए कभी एंड के क्वेश्चन छोड़ना मत यार। मैं तो हर बार अपने पेपर में करता हूँ कि आखिरी क्वेश्चन मतलब लल्लू क्वेश्चन, आखिरी विल बी द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को वो फील हो कि यार आखिरी क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा और उसने वो छोड़ दिया और बाकी बच्चों से हो गया, तो अगली बार वो ना छोड़े, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होगा, बट आखिरी के 3-4 में से हमेशा आपको 2 क्वेश्चन ईजी लगेंगे, है ना। हाँ, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई वुड से ये कॉन्सेप्ट आपको एडवांस के लिए भी आना चाहिए, तो प्लीज सुन लो, है ना। पिछला क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है यार, फोर्स क्या लगेगा इस पे, BIL, ये फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए यार, है ना। BIL फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो BIL फोर्स लगता है, और इसको रोकने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा जब ये मूव करने लगेगा, बस वैल्यू रख दो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है बेटा, ये 2 कैपेसिटर ना पैरेलल में, सीरीज में नहीं, पहली गलती, दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2, मतलब Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, एंड Q1 प्लस Q2 इज कॉन्स्टेंट, राइट। तो बच्चों इसमें आप ये बोल सकते हो, दोनों को सेम चार्ज दिया, दोनों को सेम प्लेट उस तरफ, तो 4 मिली कूलम चार्ज है, तो आप जब फाइनली चार्ज को डिवाइड करोगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1/C2, तो जब ये मूव करा के उसने नए कैपेसिटेंस पे ले आया,
तो जैसे मान लो इसको P4 को इसने मूव कराया लेफ्ट में और P1 को मूव कराया लेफ्ट में, तो इसका कैपेसिटेंस कम होने लग गया, इसका बढ़ने लग गया, तो तुम नया कैपेसिटेंस डाल दो और फिर यूनिटरी मेथड लगा दो। तो सम ऑफ चार्जेस इज कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ चार्जेस वी कैन फाइंड आउट, तो फटाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा सोचना इस बात पे कि ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे। ठीक है, आखिरी सवाल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या मजेदार क्वेश्चन है यार, है ना? अगर आप ये नहीं कर पाते तो भी ठीक है, बट कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो, वोल्ट मीटर V1 रीड्स 2 वोल्ट एंड दिस रीड्स, ये आपको निकालना है। V1 2 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट हो गया, बिकॉज ये 5 वोल्ट की बैटरी है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है बच्चों, तो I1 अपॉन I1 इंटू R1, इनफैक्ट सॉरी, इसमें रेजिस्टेंस सेम है, तो V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो बच्चों V1 अगर आपका 2 है और V2 आपका 3 है, तो इसका मतलब I2 आ गया 3/2 टाइम्स I1, ऐसा कुछ है ना? तो आप बच्चों ये सोच सकते थे कि यार इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी करंट आया I2 3/2 टाइम्स I1 हो गया, तो बचा हुआ करंट यहाँ से आया होगा I1/2। अब अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो R इंटू अगर I2 है तो R इंटू I/2 कितना होगा? 1 वोल्ट। ये आंसर हो गया। इंटेलिजेंट गेस को तुक्का नहीं बोलूंगा मैं, नहीं नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग को मैं इंटेलिजेंट गेसिंग ही बोलूंगा, है ना? तुक्का तो नहीं है। ये किसने बोला कि करंट होगा? ये तो स्टेडी स्टेट, क्योंकि आप कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, है ना? लास्ट स्टेप देखो, ये अगर I1 है और यहां पे 3/2 I1 है, तो यहां से I1/2 आया होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 क्या है? R इंटू I1। तो इसके अक्रॉस क्या होगा बच्चों? R इंटू I1/2। तो अगर R इंटू I1 2 वोल्ट है तो R इंटू I1/2 कितना होगा? 1 वोल्ट। चेक करो यार, हैं? एक सेकेंड, क्या है भाई थर्मो वाला क्वेश्चन? ये थर्मो कैसे पता चलेगा? थर्मो वाला क्वेश्चन, थर्मो वाला क्वेश्चन देखें यार, थर्मो कहाँ है ये? यार ये तो देख लेना, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होता है जो होता है, ऐसा कुछ मैंने गंदी चीज़ नहीं, ऐसे कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं लिखी है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये सब तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, दिस यू मस्ट नो, और उसके बाद आपको मैथ्स लगानी है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? और कौन सा है रोटेशन वाला क्वेश्चन? कौन सा है एक बार इसका? हाँ, रोटेशन ये है क्या? CV की वैल्यू कैसे आई? तो CV को कहाँ रखी उसने वैल्यू? CV तो CV है, ये तो होता है। अब ये यार फिर ये मेरे को लगता है फिर कोई छोटा बच्चा है ना? ये फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो बेटा, गलत बात, तुमने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी क्या? है? 12th के लिए क्लासेस अप्रैल से चालू होंगी, हाँ होंगी, बिल्कुल, यस। करंट होगा तो चार्ज चेंज होगा ना, तो हो रहा है बेटा, बट वो स्टेडी स्टेट, जब उसने प्लेट को शिफ्ट कर दिया उसके बाद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब मैं अगर देखूं, बेटा ये चार्ज का सम कांस्टेंट है और चार्ज का रेशियो फाइनल कैपेसिटर्स जो है उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब मैं देखो, मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ। मैं ये सब क्वेश्चंस नहीं मानता कि आप चलो ये मत करो, ये भी मत करो, ये तो करोगे यार 1, चलो ये भी मत करो, 2 3 4 5, ये नहीं करोगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मैंने सारे छोड़ दिए शुरुआत के जो आपको लग रहा है। तो भी बच्चों 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं जो बड़े प्यार से आप कर सकते थे, और मैं ये 14 क्वेश्चंस करता ना तो मुझे 15 मिनट लगते, तो मुझे 15 मिनट लगते, समझ रहे हो? 15 मिनट टोटल करने में, ये 14 क्वेश्चंस करने में 15 मिनट, तो बचे हुए 45 मिनट भांगड़ा थोड़ी करूंगा मैं एग्जाम में, तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करता, तो उसमें से भी 5-6 तो हो ही जाते ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसमें 60+ स्कोर वुड बी अ गुड स्कोर। मतलब मैं अब ऐसे स्कोर बता रहा हूं आपको, मैं ये मेंस पास करने वाला स्कोर नहीं बता रहा, है ना? मेंस पास नहीं, अच्छे मार्क्स, अच्छा NIT,
बढ़िया मतलब आपको कॉलेज मिल जाए, उस हिसाब से फिजिक्स में स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से जस्ट पास करने के लिए, मेंस क्लियर करने के लिए, तो इसमें 30 मार्क्स भी बहुत है ना। 30 मार्क्स अगर आपके होते तो आप बड़े प्यार से मेंस क्लियर कर देते, जो कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको एक कॉलेज भी मिल जाता, ठीक है। 30 मार्क्स अगर आपके इसमें है, और अज्यूम कर रहा हूँ बाकी में भी ऐसे ही हैं, तो 100 के आसपास आपका अगर स्कोर होता तो आपका बड़े प्यार से मेंस क्लियर होता और आपको कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाता। बट मेरा ये कहना है कि यार अगर आपको अच्छा कॉलेज की उम्मीद है, जो होती है सबको, तो इसमें आप 50-60 मार्क्स ला सकते थे यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, रही बात परेशानियों की और दुख दर्द की, तो उसके लिए मैं बता दूं यार, देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट अ एग्ज़ाम। दूसरी चीज़, जितना आपको आता है अभी, उतना आप देखते रहो उसी को, ज़्यादा परेशान नई चीज़ें देखो ही मत। आपको अगर आता नहीं है, सर्विस टेंशन मत देखो उसे, सर्विस टेंशन को बिल्कुल भूल जाओ कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। अगर आपको अभी भी 72 मार्क्स से, बहुत अच्छी बात है बेटा, आइए, और घमंड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सर्विस टेंशन नहीं आता, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट जो अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है, जैसे आपने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो उनके फॉर्मूले देखना, उनके ऊपर जो करे हुए सवाल है उनको देख लेना, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू। ज़्यादा नए नए क्वेश्चंस मत करो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा आखिरी 2 दिन में कोई मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट देने का समय अब हो गया, अब बिल्कुल चिल मारो, अपना पुरानी पुरानी चीज़ें देखो, अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद करो, है ना। मेरा एक एग्ज़ाम था जिसमें मेरी 6th रैंक आई थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे थे, 1,500 बच्चे, तो 6th रैंक, तो मैं उस मोमेंट को याद कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वो वाली चीज़ें याद करो, हो सकता है आप में की 6 नहीं तो कभी 60 आ गई हो, 50 आ गई हो, किसी की फर्स्ट भी होगी। तो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रख के फिर आप एग्ज़ाम देने जाओ, है ना। अच्छी चीज़ों को याद करो, परेशान मत हो, ठीक है। और जब मैं भी था ना आपकी उम्र में, तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस सबको होती है, वो कोई ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई ऐसा कोई ऊपर से आया हुआ थोड़ी है, तो है ना, मतलब वो सब नॉर्मल इंसान हुए हैं, है ना। तो ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब यू हैव टू बी नॉर्मल, इट्स जस्ट एग्जाम, ऑल्दो वो नर्वसनेस होती है, बट मेन चीज़ ये है कि आप अपना बेस्ट दे पाते हो क्या उस दिन। तो आप अपना बेस्ट देने के लिए ये फोकस रखो कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना, यू विल फील कि अरे खत्म हो गया, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 आवर्स, एंड यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ओके। डोंट वरी टू मच कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हो रहा था। बट आप बच्चों अच्छी चीज़ें ध्यान रखो, और एक ऐसा थॉट लो कि यार मज़ा आएगा, जो भी आएगा करके आएंगे, जो जो चीज़ें आती है उसमें धूम मचा देंगे, धड़ाम, बहुत मज़ेदार सा पेपर करके आएंगे, कॉन्फिडेंटली, है ना। कॉन्फिडेंटली करके आएंगे, और फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जिन जिन बच्चों का भी एग्जाम होने वाला, आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द लास्ट मॉक टेस्ट विच वॉज शेड्यूल्ड बिफोर द मेंस एग्जाम, है ना। और मेरे हिसाब से बच्चों, आप सब बहुत अच्छा करके आए, और फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। मिलते रहेंगे, अभी बहुत सारे और कोर्सेज आएंगे आपके लिए, और फिर हम मिलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस, एंड वी विल मीट सून, ओके। बाय अंजलि, बाय ध्रुव, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अरे 232 बहुत ही बढ़िया स्कोर है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाय अंश, बाय, थैंक यू। हाँ, ध्रुव स्टोरी भी है, हाँ मैंने ध्रुव के ऊपर स्टोरी लिखी थी, गुड जॉब याद आ रहा है मुझे, थैंक यू। बाय दिव्यांशु, बाय ऋत्विक, अनुज, यू आर ध्रुव, बहुत बढ़िया ठीक है। जैसे जैसे होते रहेंगे मॉक टेस्ट, आपको पता चलते रहेंगे, और जो पुराने मार्क्स है ना, सबको भूल जाओ अब वहां पे जाओ, और पेपर जो आपके सामने है, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो, डोंट वरी, है ना। चलो, बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करके आना, और बिना किसी टेंशन के, ठीक है, आराम से जाना, और जो आपका बेस्ट है वो देके आओ, ठीक है। बाय, बाय बाय, मज़ा आया बहुत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।